नमस्कार दर्शकों, सारस न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में नगर निगम के 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण में 10 अक्टूबर को, दूसरे चरण 20 अक्टूबर को। सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान पे है। हमारी मौजूदगी ठाकुर नगर पंचायत में है। प्रत्याशी प्रमोद राज चौधरी जी हमारे साथ है। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या रुझान आ रहा है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, हम उनसे जानेंगे। कितना समर्थन मिल रहा है, कैसा रुझान है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और 2.5 साल के कम पीरियड में कि जो मैंने लोगों से जनसंवाद जो कायम किया था और उसका आज प्रतिफल मुझे मिल रहा है कि बड़े बड़े पूंजीपति को भी आज के डेट में डोर टू डोर घूमना पड़ रहा है। नहीं तो सोचते थे कि हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं और वोट को नोट से और वो अपने इससे हम खरीद लेंगे। लेकिन नगर पंचायत ठाकुरगंज के धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में इतना बड़ा जन समर्थन जो मिल रहा है। वास्तव में आज मैं बहुत अपने आप को माने ताकत भी मुझे मिल रही है एक्स्ट्रा कि लोग ने मेरे अच्छे काम को सराहा और इस 2.5 साल के पीरियड में मैंने दामन पर दाग नहीं लगाया और न सामाजिकता को लेकर चला और लोगों से जो जन संवाद काम किया, महिलाओं को जो सम्मान दिया, गरीब गुजरे को जो मुंह में आवाज़ दी और जो भी लोग आए मेरे ऑफिस में, गरीब हो गुरबा हो या बड़े लोग भी आए हैं, जो समाज में उन लोगों के प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए नगर पंचायत ऑफिस में, वो जो देने का मैं जो काम किया, आज उसी का प्रतिफल है कि आज सारी महिलाएं और आज ठाकुरगंज के जो जितने यंग ब्लड हैं और जो बुजुर्ग हैं तहे दिल से दिल खोल कर आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके आशीर्वाद से ही लग रहा है कि नहीं, दिल से उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल करूंगा। और शायद लगता है कि आने वाले समय में कि लोग प्रचार भी अपना बंद ना कर दें, क्योंकि जिस तरह का जो रुझान मैं देख रहा हूं, पब्लिक एक तरफ धीरे धीरे जो है सिमटती जा रही है, क्योंकि सारे लोग समझ रहे हैं। एक तरफ 15 साल का रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं कुछ, एक तरफ कैंडिडेट अपना पूंजी का ताकत लगाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि पूंजीपति को हम अगर कुर्सी पर बैठाते हैं तो वो हम पर शासन करेंगे। और एक आम लड़का जो 2.5 साल में मुझे नज़दीक से देखा ठाकुर नगर पंचायत के लोगों ने, और उन्होंने देखा कि एक शांत दिमाग का लड़का, एक आम लड़का जो किसी से भी कहीं पर भी रुक के बात कर सकता है, तो उन्होंने मुझे जो आज यही जो है आज मेरी जो जन समर्थन दी, प्लस मेरे परिवार का जो एक रिपोर्टेशन है श्री जगत नारायण चौधरी का, जो 50 साल से उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी किसी को ठगने का काम नहीं किया, किसी का ज़मीन हड़पने का काम नहीं किया। आज उसी संस्कार और उन्हीं का कमाया हुआ संपत्ति जो है, उसी के आधार पर आज हम चुनाव मैदान में हैं और सारे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और कुछ लोग हैं कि 15 साल के रिकॉर्ड देते कि हमने कॉलोनी दिया, तो कॉलोनी दिया तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने लोगों के कॉलोनी के बदले में 20,000 10,000 भी जो है वसूला। क्या आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड दिखा दे कि मेरे कार्यकाल में कहीं भी आवास योजना में पैसा लिया गया है तो मैं जांच के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाकी भी उम्मीदवार बोले कि मेरे रीजन में अगर लिया है या नहीं लिया है तो भी जांच के लिए तैयार हो जाए। आप 2.5 साल सत्ता में रहे, आखिर ऐसा काम कर दिया आपने कि जनता फिर से आपको समर्थन दे? मैंने कहा ना कि जन संवाद कायम किया। मैं लोग जो हमारे ऑफिस में आए, 2.5 साल में 1.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन जो भी लोग आए हमारे ऑफिस में, चाहे वो आधार कार्ड के लिए आया हो या पेंशन के लिए आया हो या आवास योजना के लिए आया हो, सर्वप्रथम मैंने उसको कुर्सी में बैठाया, उनको समझा, उनको ये भरोसा दिलाया कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दलाल नहीं है मेरे पास। ना मेरे साथ आज जितने भी लोग हैं, एक मेरे शुभचिंतक हैं, कोई छोटा भाई है, कोई दोस्त है, ये सारे लोग शुभचिंतक आज काम कर रहे हैं। विरोधी को ये भी पता नहीं चल रहा है कि प्रमोद चौधरी का वर्क कौन कौन कर रहा है, और सारे अच्छे लोग आज पॉजिटिव माइंड में है कि नहीं, इन्होंने 2.5 साल में बहुत ही शांत दिमाग से इस नगर को संभाला है और हमारे 2.5 साल के पीरियड में कोई भी सांप्रदायिक तनाव भी नहीं हुई। ईद भी मना, होली भी मनी, अलविदा नवाज भी हुआ, सारे अच्छे ढंग से होते गए, क्योंकि हर चीज़ पर मेरा पैनिक नज़र था। हम लोगों ने प्रशासन के साथ भी, उस समुदाय के साथ भी तालमेल बैठा कर चला। यही कारण है कि आज सारे लोग हमारी जो कार्यकुशलता है, उन्होंने एक आशा के किरण देखी, नहीं इस लड़के पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इसका ना परिवार ठगा है किसी को, ना ये लड़का अपने 2.5 साल में ठगा है। यही कारण है कि आज अपार जन समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बताइए जो आपके कार्यकाल में हुआ, जो वर्षों से नहीं हो पाया, आपके कार्यकाल में आने से हुआ? कौन सा ऐसा कार्य? देखिए, ऐसा है कि आप वार्ड नंबर 1 में देख लीजिए, जो ब्लॉक रोड है, आपको जो सागढाला है, जो आपको
बड़ौदा बैंक से जो आती है, वहाँ 8-10 परिवार ऐसी थी जो बारिश के समय में वहाँ घुटनों पानी लग जाता था और उधर की महिलाओं को साड़ी उठाकर घुटनों तक पार करना पड़ता था। एक बार मैं जब सर्वेक्षण में गया तो एक महिला मिली, उन्होंने कहा क्या भैया ये हम लोग की स्थिति ऐसे ही रहेगी? तो बोला नहीं, आपकी सम्मान हम जरूर करेंगे। तो मैं अपने जीवन में समझता हूँ कि इस रोड को बना के कम से कम नारी सम्मान जो होना चाहिए, एक इज्जत के साथ जो चलना चाहिए, ये मैंने काम किया, इसकी मुझे संतुष्टि है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज को हमेशा लोग समझता था कि पैसा दारू पिला के वोट ले लेंगे, लेकिन मेरे साथ जो तालमेल बैठा, मैंने उस आदिवासी समाज को अपने समकक्ष बैठा करके ऑफिस में बैठाया। पहले महिलाएं चप्पल खोल के डर से चेयरमैन के ऑफिस में नहीं घुस पाती थी। आज मेरे रीजन में 2.5 साल के पीरियड में उन लोगों ने बैठा, कुर्सी पर बैठाया, चाय पी और मेरे से संवाद कायम किया कि मेरा ये समस्या है। और उसी का नतीजा है कि आज उसके क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, मैंने 4 सड़क बनाई। 50 साल के या जब से नगर पंचायत बना है वो रोड ही नहीं बना था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जो भूमिहीन लोग हैं, जो बिहार नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर और अदर्स जो भूमिहीन है, उसकी आवाज़ मैंने परमंडलीय बैठक में उठाई थी। पटना में डिप्टी सीएम थे उस समय, नगर विकास मंत्री थे तारकेश्वर प्रसाद जी। मैंने उनसे कहा था कि आप जो कहते हैं कि सबको को आवास मिले, और आवास में जो है आपको कागज़ चाहिए, केवाला चाहिए, लेकिन जो लोग भूमिहीन हैं, बिहार सरकार में है, वो केवाला कागज़ कहाँ से लाएगा? उसको आवास नहीं मिल पाता है और उसके नाम से आवंटन होती है तो कुछ बड़े लोगों को मिल जाती है। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया बिहार सरकार, और इस योजना को उन्होंने 7 निश्चय 2 में शामिल किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने इतना जल्दी इसको संज्ञान में लिया। और मेरे ठाकुरगंज नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी के द्वारा आवाज़ उठाने के कारण आज पूरे बिहार में जो नगरीय क्षेत्र में बिहार सरकार या किसी की ज़मीन पर बसे हुए हैं, भूमिहीन है, आज उन्हें एक आशा का किरण जगा है। आज नहीं तो कल उन्हें आवास मिलेगी। ये भी मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक कितने भूमिहीन लोगों को आवास मुहैया कराया गया है? अभी तक जो प्रोसेस है, मैंने जो 326 परिवार का करीब सर्वेक्षण हुआ था, उसमें अभी तक 91 परिवार का स्वीकृत होकर आया हुआ है कि इन्हें ज़मीन या भवन सरकार या नहीं होगी तो एक ज़मीन आवंटित करके वहाँ पर कॉलोनी बना करके इन लोगों को दिया जाएगा। और ये प्रोसेस में है। और इलेक्शन के बाद निश्चित है कि उसमें और भी त्वरित गति, अगर मैं आया पुनः, तो निश्चित है कि उन लोगों का सपना मैं साकार करूँगा। दूसरे प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसे किस नज़र से देखते हैं? अब तो मैं दूसरे प्रत्याशी का आधार किया है चुनाव में मांगने का। दूसरे प्रत्याशी तो मैंने कहा कि एक 15 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि मैं गरीबों को आवास दिया। तो गरीबों को आवास दिया तो गरीबों को 20,000 30,000 करके वसूली भी हुआ। आखिर ये पैसा किसने ली? आखिर जो अभी 70% गरीबों का मकान नहीं बन पाया, कैसे, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उनको भरमाया गया कि आपको 2.5 लाख 2,68,000 तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो उन लोगों ने समझा कि भाई मुझे एक बार में मुफ्त रकम मिलेगी, और उसी के चक्कर में उन लोगों ने 10-20 हज़ार रुपया जो मांगा गया किसी के भी माध्यम से, और वो माध्यम से आज ये हुआ, जो मकान की सुविधा लेने के चक्कर में लोगों को जब प्रोसेस पता चला, जब वो पैसा दे के फंस गए और प्रोसेस पता चला कि यहाँ स्टेज बाय स्टेज पैसा मिलेगा, तब जा कर के लोगों को लगा कि मेरा साथ धोखा हुआ है। और मैंने अपने रीजन में लोगों को बतलाया कि आवास योजना में 2 लाख है, और 2 लाख आपको कैसे मिलेगा? प्रथम किस्त 50,000 की मिलेगी, उसी 50,000 से आपको छत लेवल तक जाना है। उसके बाद 1 लाख रुपया मिलेगी, जिस पर आपको छत बनाना है, दीवार बनाना है, प्लास्टर करना है, लेटरिन बाथरूम किचन सब कुछ कंप्लीट करके आइएगा, तब आपको मिलेगा 50,000 रुपया। और उसके बाद भी अगर आपका कुछ कमी रह जाती है तो 30,000 मिलेगी, बाद में 20,000 मिलेगी। हमने कहा कि यह सहायता राशि है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2, 4, 5 लाख रुपया है तब ये योजना का लाभ लीजिए, अन्यथा जिस झोपड़ी में आप रह रहे हैं वो झोपड़ी भी ख़त्म हो जाएगी और आप घर भी नहीं बना पाएंगे। यही मैंने अपने देखा अभी दौरान कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका छत नहीं हुआ, झोपड़ी हटा के उन्होंने प्रयास किया, जिसका छत नहीं हुआ, छत है तो दीवार नहीं है, कहीं पन्नी टांग के जीवन बिता रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपके कार्यकाल में कितने लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला? मेरे कार्यकाल में अभी प्रोसेस चल रही है। मेरे रीजन में जो भी लोगों को मिला, या मेरे रीजन में जो पूर्व में ही जो बाकी था किस्त,
उसको हम लोगों ने बिना इसका निकाला। एक आदमी को नहीं कह सकता है कि चेयरमैन साहब हमसे पैसा लिए। यही मेरी उपलब्धि है। यही कारण है कि आज विपक्ष पूरा घबराया है। मेरे ऊपर में कोई दाग नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ लोग को ये दिग्भ्रमित चाहते हैं, कभी पटेल जी की मूर्ति का विरोध कर देते हैं, कभी अपने आप को शो करते हैं मेरा अंतिम इच्छा है। तो आपकी अंतिम इच्छा है चेयरमैन बनने का, तो ठाकुर समाज का पूरा ठिका थोड़े लिया हुआ है। जो अपनी आगे के नस्लों के लिए, आगे के लोगों के लिए जो सपना एक उन्होंने देखा है कि नगर सुंदर हो, और आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए लोग अपने सपनों का कुर्बान नहीं ना करेंगे। सबसे पहले वोट लेने के लिए लोगों के दिल में उतरना पड़ता है। जब तक आप दिल में नहीं उतरिएगा, जब तक लोगों को दिमाग में ये विश्वास नहीं होगा कि ये कैंडिडेट मेरा कंधे से कंधे साथ लेकर चल सकता है, तब तक आपको जन समर्थन नहीं मिल सकता है। भाड़े के टट्टू लेकर के आप एक वार्ड के लड़के को लेकर 10 वार्ड घूम जाइए, ये भाड़े का टट्टू है। आप जिस वार्ड में जाते हैं कम से कम उस वार्ड का 10 आदमी होना चाहिए, तब उस वार्ड के भी लोगों को लगता है कि नहीं, इसको जन समर्थन है। क्योंकि 6 नंबर वार्ड में आप घूम रहे हैं, 6 नंबर वार्ड का लड़का आपके साथ नहीं है, 5 में घूम रहे हैं, 5 में आपका लड़का नहीं है, 4 में घूम रहे हैं, 4 का लड़का नहीं है, तो ये कैसा जन समर्थन है? मुझे तो अच्छा लगता है। सारा ये देखे अपना, और लोग भी समझ रहे हैं। एक प्रत्याशी चुनावी संबोधन करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने कुर्बानी देकर आपको मुख्य पार्षद बनाया। क्या है इसमें, कैसी क्या कुर्बानी दी? वो चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो कुर्बानी कैसी? अगर वो चुनाव जीत जाते, उसके बाद अगर कुर्बानी देते कि नहीं मैं नई चेयरमैन बनूंगा, देवकी बाबू बनेंगे या चुन्नी बनेगा, तब समझ में आती कि कुर्बानी है। आखिर कुर्बानी जो बार बार बोलते हैं कि कुर्बानी, आप तो चुनाव हार चुके थे, तो क्या कुर्बानी दिए? परिवर्तन मंच जो बना ठाकुरगंज में, कुछ लोगों को ये घमंड है कि परिवर्तन मंच के नायक हम थे और हमने ही सारा वार्ड में परिवर्तन कर दिया। लेकिन उस समय जो 15 साल का जो सत्ता थी नवीन कुमार यादव की, उससे लोग छुटकारा पाना चाह रहे थे। उस समय जो आवास के नाम पर लूट हुई थी, उससे जो छुटकारा पाना चाहते थे, उसके लिए एक परिवर्तन मंच बना था। और उस परिवर्तन मंच में समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग और समाज के प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो भी गरीब गुरबा है, जो शोषित हुए थे, उन लोगों का जन समर्थन मिला था। खाली आप अकेला कह दिए कि मैं, मेरे वार्ड में तो मैंने परिवर्तन मंच को नहीं घुमाया था। परिवर्तन मंच का मैं भी सदस्य रहा, अब मैं 5 नंबर वार्ड का पार्षद रहा, पार्षद में जीत हासिल की। मैंने तो परिवर्तन मंच के एक भी नेता को वहाँ नहीं घूमने दिया। 6 नंबर वार्ड में संजय यादव जीते, वो भी तो परिवर्तन मंच को के लोगों को नहीं दिया। एक जो सभी समाज के लोगों का समर्थन मिला, इसी के बदौलत परिवर्तन मंच साकार हुआ। और ये अपने आप का श्रेय लेना चाहते हैं। आज क्यों नहीं है सारे लोग उनके पीछे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर आप परिवर्तन मंच के नायक थे, कुर्बानी दिए थे, तो आज जो परिवर्तन मंच के जो लोग थे आपके साथ क्यों नहीं हैं? आप पूरे समाज का जितना जो ठेकेदार बना हुआ है, वही लोग आपके साथ हैं। आम आदमी कहाँ है? हम तो यही कहना चाहेंगे। वो बता रहे हैं कि हम कुर्बानी दिए तभी आप चेयरमैन बने, अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो आप कभी भविष्य में चेयरमैन नहीं बन पाते। तो मैं तो यही बार बार कर रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव जीतते, अगर वो जीत के पार्षद बनते हैं और बोलते हैं कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, देवकी बाबू को बना दिए या प्रमोद को बना, तब ना कुर्बानी की बात होगी। आप सीट जीतवे नहीं कि आप बोलते हैं कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये कैसी बड़ी बात हुई? कुर्बानी कब होता है कि एक कुर्सी रखी हुई है, 2 आदमी खड़ा है, एक आदमी जो है बोलेगा मैं नहीं बैठूंगा। कुर्बानी कहा जाता है भरत को, जिन्होंने राम के वनवास जाने के क्रम में उनका 14 साल इंतजार किया, खड़ाऊ को उनके गद्दी पर रखा कि मैं जब तक मेरे बड़े भाई या प्रभु श्री राम नहीं आएंगे तब तक मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। उसे कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी ये हुआ, इसे संस्कार और कुर्बानी कहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रमोद चौधरी को बना, क्या उनकी ये रही थी? क्या था उनका, क्या योगदान था? कुछ नहीं। आप चुनाव हार गए, अब इसके बाद परिवर्तन मंच में जब खेला शुरू हुआ आप शांत हो गए। उस समय आपने क्यों, उस समय अगर आप देवकी बाबू को समझा देते हैं कि आपके विरुद्ध में ऐसा हो रहा है, या आप जो एक आवाज़ थी हर पार्षद की, नहीं इनसे सरकार नहीं संभलेगी, प्रमोद चौधरी को लाया जाए, आगे बढ़ के अगर आप मेरा सपोर्ट करके बैठा देते, तो आप तो दोनों तरफ खेला खेल रहे थे, देवकी बाबू के भी तरफ, चुन्नी के भी तरफ। लोग नहीं जान रहा कहाँ टिकी परिवर्तन में, 5 साल में हट गई, यही कारण है, फिर 2.5 साल। यही ना क्यों कारण हुआ? हमने जो सपना लेके परिवर्तन मंच बनाया था हम लोगों ने, उसमें लगा कि ये सरकार जो है आम आदमी के लिए साकार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार धीरे धीरे इस सरकार में भी आ रही थी, जन संवाद कायम नहीं हो पा रहा था, आम लोगों को विश्वास नहीं जग रहा था कि क्या परिवर्तन करने के बाद जो है हमें जो सम्मान मिला नहीं मिला। यही कारण विद्रोह हुआ हमारे जैसे। अगर वो उस समय विद्रोह की सरकार नहीं बनती तो अभी कम से कम 10 में से 8% चुनाव हार जाते हैं।
लेकिन परिस्थितियाँ बदली, लोगों ने एक विश्वास जगा है प्रमोद चौधरी पर, और प्रमोद चौधरी का पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, टैग देख रहे हैं कि ये जगत नारायण चौधरी के लड़के हैं। और जो महिलाओं की और जो बुद्धिजीवी लोगों की, मैं बार बार कर रहा हूँ, आने वाले दिन में 12 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि कहाँ स्थितियाँ क्या बनती हैं। मैं तो टोली लेके नहीं घूमता हूँ, मैं आम लोगों से मिलता हूँ। मैं भीड़ दिखाना पसंद नहीं करता, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं आम लोगों पर कितना पहुँच रहा हूँ, आम लोग मेरी बात को कितने समझ रही हैं। आप 70-80 कल मैं बोलिए तो 150 आदमी खड़ा कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा, काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी लोग विरोध भी किए, कभी कचरा को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेकर। इन्हीं लोगों ने, मैं ठाकुरगंज का आम लड़का था, हंसते खेलते कूदते मैं पार्षद का चुनाव जीता और संजोग से पहला पार्षद बना और उप मुख्य पार्षद बना, और संजोग से उसी पीरियड में मुख्य पार्षद बन गया। लेकिन कुछ लोग जो है, जो इतना विरोध किए, विरोध करने के बाद विरोध करते मुझे नगर का जो है नेता बना दिया, क्योंकि मैं तो आम लड़का। लोगों ने बना दिया नगर? हाँ, लोगों ने ही, लोग जो विरोध किया और मुझे पूरी तरह मजबूर कर दिया। मैं बारे की नज़र रखने लगा, हर चीज़ पर वो लोग रखने लगा कि ये लोग क्या क्या करते हैं। बहुत सारी समस्या थी, लाइट ठीक करके जाते थे, ऑफ कर देते थे, फ़ोटो खींच लेते थे कि लाइट ख़राब है। ये भी साजिश हुई मेरे साथ, ये भी साजिश हुई मेरे साथ मुझे बदनाम करने के लिए। लोग आप पर तरह तरह के आरोप लगाते थे, मगर आप किसी का जवाब देना पसंद नहीं करते थे। आखिर कारण क्या? मेरा राज्य, आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं और लोग ने आपको अगर मौका दिया है सेवा करने के लिए, अगर विरोधियों की आवाज़ और विरोधियों के इस पर ध्यान दीजिएगा, कटाक्ष पर, तो आप जनता की सेवा नहीं कर पाइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, मोदी जी को विपक्ष ने कितना तक नहीं आरोप लगाया, यहाँ तक कि उनसे आदमखोर तक कह दिया, क्या क्या नहीं कहा। अमेरिका तक उसको मना कर दिया था कि आपको हम वीज़ा नहीं देंगे अमेरिका आने के लिए। तो परिस्थितियाँ बदली, क्यों? उन्होंने विरोधी को आवाज़, विरोधी के पीछे में दिमाग नहीं लगाया, अपने देश सेवा में आज दिमाग लगाया। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में कभी सपना भी नहीं सोचा होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आज सर्वाधिक पसंद और सर्वाधिक वाले 1 नंबर नेता हो सकता है। क्यों? उन्होंने अपना एनर्जी इन्होंने ऊपर नहीं लगा। मैं नेगेटिव एनर्जी पर ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा समझा कि मेरा समाज है, मैं पूरे ठाकुरगंज का समाज मान के चला। ये भी मेरे चचा हैं, ये भतीजा हैं। मैंने कहीं कोई वाद विवाद में नहीं पड़ा, ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। सारे चीज़ आज जो पूरा समर्थन मिल रहा है, यही सब का देन है। विपक्ष है, विपक्ष का काम क्या है? आधारभूत अपना अपना सबको, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मेरे बाबूजी का 50 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है, और जब उनकी उस समय उनकी राजनीतिक तुति बोलती थी, और वो अगर वो चाहते तो बहुत सारे ज़मीन जायदाद कर सकते थे। लेकिन जब उनका मकान टूटा 1986 31 दिसंबर को, जहां अभी वर्तमान में बस स्टैंड है, उस समय मैं घर बनाने के लिए 2 डिसमिल ज़मीन भी नहीं थी। उन्होंने माननीय सबसे शिशिर बाबू, जिसे पिंटू बाबू के नाम से जाना जाता है, उन आदमी ने हमारे परिवार को जो सहयोग किया, 1 साल तक अपनी छत के नीचे रखा और वहाँ ज़मीन दी, और उन्होंने कहा कि जगत तुम जो है धीरे धीरे पैसा देना, पहले तुम घर बना लो। उस आदमी के बाद आज भी नगर में हमारा क्या है? बाबूजी का बनाया हुआ मकान है, 8.5 डिसमिल खरीदा हुआ एक प्लॉट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी और इशारा हम क्या करना चाहेंगे? लोग बतलाए इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? बैकग्राउंड अचानक कुबेर का खजाना कहाँ से मिल गया 20 साल में? बड़े बड़े पूंजीपति चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, वही तो कर रहे हैं। तो फिर उसमें पूंजीपति ने आम आदमी को खोज रहा है कि इसमें आम आदमी अपने को आम आदमी खोज रहे हैं कि मेरा झलक कहाँ मिल रहा है, मैं किसके साथ बैठ के आराम से बात कर सकता हूँ। बड़े लोगों को वोट दूंगा, फिर काम कराने के लिए बाबू बाबू बोलना पड़ेगा। लोग इस मानसिकता में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उन्होंने देखा कि 2.5 साल में एक आम लड़का है जिससे हम किसी तरह संवाद कायम कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, कहीं भी रास्ते में रोक के बात कर सकते हैं। यही कारण है कि आज पूंजीपति नाकाम हो रहे हैं। और ये तो वोट का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा पूरी तरह पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। यही बात है, जनता जीतेगी। अगर जनता आप पर फिर से विश्वास करती है तो क्या कीजिएगा? पहला काम, सबसे पहली बात तो है कि 2.5 साल जो मुझे मौका मिला, उसमें 1.5 साल आप लोग भी जानते हैं कोरोना में चला गया, और 1 साल जो है काम करने का मौका लगा। फिर भी मैंने उसमें 6 करोड़ का मोटा मोटी वर्क किया, जहाँ तक पहुँचने का कोशिश किया। मैंने हर वार्ड में 3-4 रोड बनाया है, और ऐसी रोड की मैंने पहले ध्यान दिया जहाँ एक्चुअली ज़रूरत है। आप वार्ड नंबर 2 में जाइए, आप वार्ड नंबर 3 में जाइए, वार्ड नंबर 1 में जाइए, और बहुत सारा इस तरह का वर्क किया। मैं खाली रोड नाला पर नहीं दिया, सामाजिकता पर भी ध्यान दिया।
आज मेरे द्वारा एक अनाथ बच्ची जिसको गुमनाम है, कोई नहीं जान रहा है, उसका पूरा पढ़ाई की खर्चा मैं उठा रहा हूँ। आज चारों बच्चा का ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे बी फार्मा हो। आखिर मेरी जो ये थी पहुँच, उसके द्वारा अगर समाज के लोगों को फ़ायदा मिले तो मैंने तो वो भी फ़ायदा दिलाने का काम किया। मैंने तो ढोल नहीं पीटा। कोरोना काल में मैंने भी 2000 पैकेट बांटा, लेकिन मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाया। क्यों नहीं? कारण क्या था कि फोटो मुझे नहीं सेवा खिंचाने का? करना था। मुझे किसी को 5 केजी चावल दे करके उसका मजाक नहीं उड़ाना था, क्योंकि प्रकृति की मार थी ये गरीब गुरबा पर। क्योंकि अभी भी मैंने नगर में देखा है कि कोई लोग भीख मांगने के लिए और इसके लिए नहीं आते हैं। कभी कभी मुश्किल से 1000 में एक आदमी आता है कि गरीब हूँ, मेरा बेटी की शादी है। किसी को मैंने नहीं देखा कोरोना ख़त्म होने के बाद अनाज मांगते हुए। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सेवा कीजिएगा, अनाज दीजिएगा। आप फ़ोटो डाल के स्टेटस में डालिएगा कि मैं वो बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, तो इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं होता है। मैंने समाज को अपना माना, मैंने फ़ोटो नहीं खींचा, क्योंकि 5 केजी चावल और आधा केजी दाल से किसी को मजाक बनाना, किसी गरीब का फ़ोटो खींच देना, ये समाज सेवा नहीं है। ये पूरी तरह उसी समय से एक प्लेटफॉर्म लिखा जा रहा था कि मैं आने वाले दिन में इसी को बजाऊँगा कि मैं समाज का सेवा किया हूँ। और समाज की सेवा में अपने बल पर नहीं किया, बल्कि उसमें भी समाज के लोगों का चंदा समाहित था। हम लोग के बीच में जो हम लोग ने जो 2000 पैकेट बना, उसमें कहाँ चंदा था? कहीं चंदा नहीं था। उस पीरियड में भी मैंने वो जो लोग उसको कोरोना काल में जो चंदा दिया, उसको भी मैंने कोरोना वॉरियर घोषित किया और उसे सम्मान दिया ठाकुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष के नाते, कि उन लोगों ने हमारे नगर में अपने उस समय गरीब लोगों को जो मदद पहुंचाने में, जिसके पास समय नहीं है, अर्थ के द्वारा आपको जो मदद दिया, उसमें भी आपने विवाद खड़ा कर दिया कि उससे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं। तो ये तो मजाक हो गया समाज सेवी। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे देश में बहुत सारे लोग सेवा किए, अज्ञात, किसी पता ही नहीं चला। एक कहानी ऐसे भी है कि 1 केजी आटा बोला कि हमने मदद करूँगा, उन्होंने इस उद्देश्य से बोला कि जिससे ज़रूरत होगी वही 1 किलोमीटर दूर 1 केजी आटा लेने आएगा। और उसमें वैसे लोग आए, और जब घर में खोला तो देखता है कि उसमें 50-50 हज़ार रुपया भरा हुआ है, 10,000 भरा हुआ है। तो सेवा तो वो लोग भी किए, क्या वो है गुमनामी में। पूरे भारत में तो अपनी सेवा नहीं की। कभी पटेल की प्रतिभा को लेकर, कभी भडला पोखर के श्रमदान को लेकर राजनीतिक रुकने का नाम ही यही नहीं सारे ले रहा था एकदम। चीज़ तो मुझे नेता बना दिया। आखिर क्या कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया गया? ना वहाँ रोड के चौड़ीकरण का मामला था, ना अतिक्रमण का मामला था कि वो पीडब्ल्यूडी के जमीन पर लग रही तो है। भाई आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए ना, जहाँ भी मूर्ति बैठी है पूरे भारत के महापुरुषों की, कहाँ बैठा है? किसी के निजी जीवन पर। किशनगंज आप जाके देखिए, सुभाषपल्ली चौक में, वो क्या, किसकी ज़मीन है? महात्मा गांधी जी की जो बैठी हुई किसकी ज़मीन है? सिल्लीगुड़ी जाके देखिए, अब इस्लामपुर बस स्टैंड में जो बनी हुई है, जितनी प्रतिमा लगी हुई है, अब नक्सलबाड़ी जाके देखिए, जैसे आप रथखोला मोड़ में जाएंगे वहाँ पर मूर्ति लगे, तो किसकी ज़मीन? निजी ज़मीन है। अगर आपको विरोध करना था, पूरे भारत में विरोध कीजिए कि ये ज़मीन गलत ढंग से यहाँ विरोध करने का आखिर कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था। वो सोचते थे मेरे सौजातीय हैं और उसका नेता प्रमोद चौधरी कैसे बन जाएगा, बस वही आधार था। जबकि मैं उसे भारत का महानायक माना कि अखंड भारत को, स्वतंत्र भारत के बाद अखंड भारत बनाने में जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की योगदान थी, उसी को हम लोग अमृत महोत्सव के बल उत्सव पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और वो भी कोई सरकारी योजना नहीं थी, हमारे ठाकुर के गणमान्य लोगों के सहयोग से ये कार्य हो रहा था। मुझे तो आश्चर्य लगता है जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जब भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक पटेल जी को आधुनिक भारत के एकता और एक बड़े बृहद भारत बनाने में जो प्रतीक पटेल की आप मूर्ति कर सकते हैं, तो संजोग से कभी ठाकुर की बागडोर संभालने का मौका मिल जाएगा तो आप पूरे समाज को कैसे एकीकृत करके रख पाइएगा। अपने ठाकुर रेलवे स्टेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा लगाने के लिए डीआरएम को पत्र लिखा, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा लगाने के लिए आपने जो विधि सम्मत थी उस पर आपने क्यों? बोर्ड में प्रस्ताव लिया गया था और उसकी एक चिट्ठी भी जा रही थी। उनसे उन्होंने मौखिक कहा था कि आप वहाँ बैठाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बैठाया और विपक्ष के द्वारा पीडब्ल्यूडी में एक आवेदन दिया गया, उसके बाद जो है विभाग ने हाथ खड़ा कर दी और उन्होंने कहा कि प्रमोद जी, हम लोग को तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर के ही कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए अगर आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो कीजिए, अन्यथा हम लोग को
कानूनी सम्मति करनी होगी। मैंने उसी समय त्याग दिया कि आने वाले दिन में ठाकुरगंज की जनता जवाब देगी और मैं पुनः बहुमत के साथ जीतूंगा। तो पहला कार्य ठाकुरगंज की उसी सरजमीन पर जहां उन्होंने विरोध किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना करूंगा। महापुरुष को राजनीतिक में कुदा देना ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो समाज के लिए अच्छी चीज थी, लग रही थी प्रतिभा। तो ये तो उनकी सोच होनी चाहिए ना। मैं अपने दादा परदादा का तो मूर्ति नहीं लगा रहा था ना कि विरोध होता कि मुख्य पार्षद जो है अपने दादाजी और पिताजी या फलना विगंत किसी के भी वो मूर्ति लगा रहे हैं, तब ना विरोध करते थे, को समझ में आता है। लेकिन यही समझ से परे है, तो समझ से परे नहीं। एक कहता है, हमारी कहावत है कि विपरीत काले विनाश बुद्धि ने क्या, इस तरह का है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज वही है। मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आदमी, जो महापुरुष पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा आज़ादी के बाद और बृहत भारत की निर्माण किया, और उसका विरोध करने वाले लोग ठाकुरगंज का बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? कैसे पूरे समाज को, यहाँ हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, आदिवासी भी हैं, कैसे उसको एक सूत्र में लेके चल सकेंगे? जब वो अपने विचारधारा को ही नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ये जो हिंदू परंपरा या को जो उसको जोड़ के रख देख रहा है, जो आक्रोश पैदा, कल तो मुस्लिम समाज में भी आक्रोश होगा इसी तरह की हरकत से। तो लोग तो पैनी नज़र रखे हुए। तो एक छोटा सा उदाहरण है। देश में तो बहुत सारे महापुरुष हैं, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिभा लगाने की क्यों सोची? मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद हमारी जन्म हुई, और आज़ादी के बाद का महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पूर्व में आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों की जरूरत, महात्मा गांधी की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, अनगिनत ऐसे थे, अनगिनत अननाउन शहीद भी थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें शहीद भगत सिंह भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो आपने देखा होगा, इतिहास पढ़ा होगा कि एक तरफ हैदराबाद, एक तरफ कश्मीर, ये सब जो है कम से कम कितनी रियासत थी याद नहीं आ रही है, वो जो भारत से विचलित हो रहा था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौशल नेतृत्व में सारे रियासत को एक करके, निजाम रियासत था, हैदराबाद था, सबको को भारत में जोड़ने का, आज पूरे स्वतंत्र भारत के बाद जो ये इतनी बड़ी भारत देख रहे हैं, ये योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थे। यही कारण था कि मैं चाहता था उस नायक को नमन करना, कि इस नायक का नमन होना चाहिए। और आपने देखा होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी जो है गुजरात में देखा होगा कितने बड़े स्टैचू का निर्माण किया। आज ये क्वेश्चन तो प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछना चाहिए कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मूर्ति क्यों लगाया। आज जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही क्यों, तो ये क्वेश्चन तो वहाँ भी होना चाहिए। तो सोच आपकी जैसी होगी, आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस महानायक को, जो स्वतंत्र भारत के बाद इस भारत को एक करने में, बृहत भारत बनाने में जो निर्माण किया था, उसी की प्रतिमा थी। बाकी समय आता बहुत सारे लोगों की प्रतिमा लगाना मेरा राजनीति नहीं था, बल्कि लोगों के बीच में जो अभी स्थितियां हैं, पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत सारी अभी महापुरुष की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। जो आने वाला जनरेशन है, मुझे तो लगता है कुछ आने वाले जनरेशन में अगर नोटों पर गांधी की भी चिन्ह नहीं हो, गांधी जी की, तो लोग लगता है गांधी जी को भी भूल जाएंगे। ये स्थिति है, पाठ्यक्रम में भी बदलाव करने की ज़रूरत है सरकार को। ठाकुरगंज के निवर्तमान मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के प्रत्याशी प्रमोद राज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, डायरेक्ट जनता चुनेगी उप मुख्य पार्षद और पार्षद को।